नमस्कार, सच की पड़ताल में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। क्या इजरायल और हमास जंग के और भी फैलने के आसार हैं? क्या इससे अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार प्रभावित होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि हूती विद्रोही रेड सी से गुजर रहे कारोबारी जहाजों पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। भारत से जुड़े 2 जहाजों पर भी ऐसे हमले हुए। ताज़ा हमला 2 दिन पहले हुआ। भारत आ रहे केमिकल टैंकर कैम्प्लूटो पर तब ड्रोन दागा गया जब वो भारत की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका ने दावा किया कि हमला ईरान की ओर से हुआ, जबकि ईरान इसे सीधे नकार रहा है। लेकिन इसमें शक नहीं कि हूती बागियों को ईरान का समर्थन है और वो ऐसे हमले लगातार तमाम जहाजों पर कर रहे हैं। इस बीच युद्ध के करीब 3 महीने होने जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की ओर से युद्ध विराम की कोशिशें नाकाम होती रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो युद्ध कल तक इजराइल हमास के बीच था, वो पश्चिम एशिया से होता हुआ दूसरे इलाकों में पसर तो नहीं रहा। पेश है एक रिपोर्ट। जो युद्ध इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के 1200 इजरायली आम नागरिकों की हत्या के बाद शुरू हुआ, उसके 3 महीने होने जा रहे हैं। इस दौरान ये डर और बड़ा हो गया है कि पूरा पश्चिम एशिया इस युद्ध की चपेट में न आ जाए और कहीं ये इससे भी बड़े युद्ध की शुरुआत न हो। हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद इजराइल ने बस जवाबी हमला ही नहीं किया, आसपास के देशों को भी हमले के दायरे में लेने का संकेत दिया। सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर हमलों के साथ ये शुरुआत हुई। फिर सीरिया ने भी मिसाइलें दागी और इजराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई की। उधर अमेरिका की चेतावनी के बावजूद उत्तर इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार हमले करता रहा और इजराइल जवाबी हमले। इस सब के बीच भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने जंगी जहाज तैनात रखे ताकि ऐसे हालात न हो कि इजराइल पर चौतरफा हमला हो। इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी पोस्ट पर भी ड्रोन से हमले करने की कई कोशिशें हुई। कुछ अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। बीच में जब युद्ध विराम हुआ तो उम्मीद बंधी कि युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन करीब 110 बंधकों की रिहाई के बाद ही विराम टूट गया। इजराइल के जवाबी हमले में जब गाजा में आम लोगों के, औरतों, बच्चों के मारे जाने की तस्वीरें सामने आने लगी, संख्या हजारों में जाने लगी, तो दुनिया के बाकी देशों से मानवीय विराम का दबाव बनने लगा। इजराइल हमास लड़ाई में हमारा लक्ष्य साफ है, इजराइल की मदद करना ताकि 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर ना हो, युद्ध जल्द खत्म करना, आम नागरिकों की मौत कम से कम हो, बंधकों को घर वापस लाना और हिंसा रोक संस्थाई शांति बहाली। उधर हूती विद्रोहियों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर में मोर्चा। कहा, हमास के साथ हैं। गाजा पर जब तक इजराइल हमले नहीं रोकता, इजराइल से जुड़े जहाज यहाँ सुरक्षित नहीं। पहला हमला गैलेक्सी लीडर पर हुआ। हूती विद्रोहियों ने उसे अगवा कर लिया, सब कुछ वीडियो पर। कई साल बाद हुए ऐसे हमले से पूरी दुनिया चौंक गई। सुएज नहर वाला ये रास्ता व्यापार के लिए बेहद अहम है। 12% समुद्री व्यापार यहाँ से गुजरता है, 10% तेल भी। डर सही साबित हुआ जब न सिर्फ इजरायली कनेक्शन वाले बल्कि किसी भी जहाज पर हमला होने लगा। भारत के तटों के बेहद करीब केमिकल टैंकर कैम्प्लूटो पर हमला हुआ। अब भारतीय नौसेना फौरी जांच के बाद कह रही है हमला ड्रोन से हुआ। एक और ऑयल टैंकर जो भारत आ रहा था, उस पर लाल सागर में हमला हुआ। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी कैम्प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अब भारत ने इलाके में युद्धपोतों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है। उधर अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ जहाजों की रक्षा के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है। अंदेशा ये कि हमले ऐसे ही होते रहे तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन प्रभावित होंगी, देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उधर अमेरिका ने इराक में हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को निशाना बनाया, उसके सैनिकों पर हमले के कारण। युद्ध का असर सब जगह दिख रहा है, पश्चिम एशिया से लेकर भारत तक, अमेरिका, यूरोप तक, और एक नया खतरा ड्रोन वॉर का। सवाल उठ रहा है कि ये जंग खत्म होगी या और फैलेगी।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उमा, आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं और आप दोनों इजराइल में थे जब 7 तारीख के हमले के बाद। उस वक्त भी ये डर था कि ये जो युद्ध है इस क्षेत्र तक नहीं रहेगा, जिस तरह से बिल्कुल दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और अब वो बहुत हद तक लग रहा है कि डर जो है वो कहीं हकीकत में ना बदल जाए। जी देखिए, एक रूप में देखें तो ये युद्ध जो है वो फैल चुका है, और ये युद्ध बेशक इस रूप में ना लड़ा जा रहा हो कि ज़्यादा देश इसमें गोला बारूद बम लेके शामिल हो गए हों, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ये युद्ध जो है वो फैल गया है। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पे हमले हो रहे हैं, और यहाँ तक कि भारत आने वाले जो 2 जहाज़ पर हमले हो चुके। तो जो एक सप्लाई चेन में एक रुकावट आई थी यूक्रेन युद्ध की वजह से, उसके पहले कोरोना की वजह से, उसके बाद जो है एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। और देखिए कि भारत की जो सेना के जो पोत है उसको भी इंगेज होना पड़ रहा है युद्ध में। भारत कहीं से भी भागीदार नहीं है, भारत एक संतुलित रुख लेकर चलता रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से भारत जो है वो UNGA में जब भी मौका आया तो एब्सटेन किया। 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात जो है, दो राष्ट्र समाधान की जो बात है वो भारत लगातार करता रहा है। लेकिन भारत ने अपने पक्ष को थोड़ा बदला भी जब उसने युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग किया, वो अमेरिका के खिलाफ जाकर किया। तो एक संतुलित एक रवैया लेकर चलते रहने के बावजूद जो है आर्थिक आंच जो है वो भारत तक पहुंचने लगी है। और तभी इतनी कड़ी भाषा का जो इस्तेमाल है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने किया, और कहा कि पताल के तल से भी ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने इस हमले को किया। हमले का जो शक है वो किस पर है? अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि सीधे तौर पे ईरान इसके पीछे है, क्योंकि हुती को ईरान समर्थन देता है। हमास के समर्थन में जो ईरान है वो लगातार नजर आता रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेशक ये बमबारी के तौर पे अलग अलग इलाकों में ना फैला हो। और आपको एक बात और याद दिला दे कि ईरान ने कहा था कि युद्ध के नए मोर्चे खुलेंगे। हालांकि अमेरिका का जो युद्धपोत है जो कि भूमध्य सागर में तैनात है, शुरुआत में ही कर दिया गया था जब ये अटैक हुआ था, तो एक डिटरेंट का वो काम कर रहा है। और ये भी वजह है कि ईरान जैसा देश जो है तमाम समर्थन देने के बावजूद भी सीधे तौर पर युद्ध में नहीं कूदा है। लेकिन उनके प्रॉक्सी जिस तरह से वारदात कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई चाहे इजराइल की तरफ से हो रहा हो या अमेरिका की तरफ से हो रहा हो, तो उसका जो एक इफेक्ट है वो इलाके में पड़ रहा है। और अंदेशा इस बात का है कि ये फैल जाएगा, लेकिन आर्थिक तौर पर तो फैल ही चुका है। आज वाला जो एक हमला है जो इराक में अमेरिका ने किया है, आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा एस्केलेशन है या फिर ये सेम लेवल पे समझा जाएगा, एक ही स्तर पर समझा जाएगा जो अभी फिलहाल हो रहा है अमेरिका और इजराइल और फिलिस्तीन इस सब के संदर्भ में? जी देखिए, एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने ये कहा था कि ये दुर्भाग्य है कि हम युद्ध की तैयारी के द्वारा ही शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो हमला हुआ है वो भी, उसको भी एक डिटरेंट के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, हुती विद्रोहियों ने आपने दिखाया किस तरीके से जहाज़ पे वो कब्जे कर रहा है, जहाज़ पर हमले कर रहा है, तो वो ज़्यादा और ना बढ़े, इसलिए अमेरिका अपनी तरफ से ऐसे हमलों के जरिए, और देखिए आज इजराइल के हमले में ईरान के एक बहुत बड़े जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। तो इससे एक जो ये एक डिटरेंट के तौर पे काम करेगा, और इस वजह से अमेरिका या इजराइल को लगता है कि इस तरह के हमले ज़रूरी हैं। लेकिन आपने सही कहा कि इससे ये खतरा भी बढ़ता है कि और ज़्यादा रिटेलिएशन जो है और ज़्यादा जो हमले हैं वो उनकी तरफ से हो। लेकिन एक बात देखनी होगी कि जब तक किसी देश की जो रेगुलर आर्मी है वो इसमें नहीं कूदती, तब तक ये जो कंटेंड है जिस तरीके से उसी तरह से रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इसका आर्थिक खामियाजा है वो दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, और आगे जाकर इसके और ज़्यादा इस पे अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो जो आज हमले हुए हैं, खासतौर पे जो अमेरिका ने हमला किया है या फिर इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, और जो इराक में हमला किया है अमेरिका ने, उसको इस तौर पे देखा जाना चाहिए कि अमेरिका डिटरेंट के तौर पे काम कर रहा है, और इस तरह के हमलों के जरिए वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा सिर ना उठाएं ना जो लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इजराइल जो है वो हमास को ख़त्म करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो लड़ रहा है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन बाकी जो देश हैं, कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। ऐसे में इजराइल पर दबाव भी बहुत है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का दबाव हो, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, दबाव बहुत है। लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं, एक संदेश देने की यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कोशिश की है जब वो गाजा में दूसरी बार पहुंचे, मतलब जो पब्लिकली दूसरी बार वो पहुंचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये दबाव जो है और बढ़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि पहले तो सिंपैथी साथ में थी, लेकिन बाद में जब नंबर्स दिखे, जैसा हमारी रिपोर्ट में है, तो उसके बाद ये दबाव बढ़ता जा रहा है।
जी देखिए, नेतन्याहू के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। उन पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव है। जिनके परिजन जिन परिजनों के बंधक अभी तक नहीं छूटे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जिस तरीके से जो एक न्यायिक सुधार की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी और उस समय उनकी जो लोकप्रियता है वो किस तरह से नीचे गिरती चली जा रही थी। हमास के हमले के बाद उन्होंने अपने पोजीशन को संभालने की कोशिश की है, अपने को स्ट्रांग करने की कोशिश की है और इसलिए जो धुर दक्षिण पंथ जो है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिसके खिलाफ ओबामा भी रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो बाइडन भी रहे हैं। और उन्होंने आगाह भी किया है कि इस तरीके से जो मानवीय जो त्रासदी की स्थिति है उस वजह से जो दुनिया में जो एक जन भावना है वो रातों रात बदल सकती है, इजराइल के खिलाफ हो सकती है और बहुत हद तक वो बदली भी है। और यहाँ पर उमा, मैं एक सेकंड के लिए अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो उनके संसद में हो रहा है। जो बंधक पिछले दिनों मारे गए, चाहे वो 3 जिन्हें खुद इजरायली फोर्सेस ने गलती से मार दिया या 5 जो अभी मिले हैं टनल में जिनके शव मिले हैं, उसके पहले मिले थे 2 शव मिले थे। ये संसद की तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और संसद के अंदर जो बंधकों के रिश्तेदार हैं वो पहुंचे हैं, यहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं जब खुद बेंजामिन नेतन्याहू भाषण दे रहे हैं। और उनका यही कहना है, बार बार जो प्रदर्शन हुए हैं आपने भी देखा, हमने भी देखा, कि वो मांग कर रहे हैं कि एक डील हो ताकि वापस सभी बंधक घर आ सके। और यहाँ पर बड़ा अकेले अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध जिस तरह से लंबा खींच रहा है और बार बार नेतन्याहू इस बात को कहते रहे हैं, तो ऐसे में जो गाजा में मानवीय संकट है वो बढ़ता जा रहा है और दुनिया का दबाव जो है वो नेतन्याहू पर है। और ये भी उनसे कहा जा रहा है कि जो युद्ध के बाद वो गाजा छोड़ दें, जिसके लिए वो तैयार नहीं। उनका कहना है कि गाजा जो है वो सुरक्षित रहे, इजराइल के लिए फिर से खतरा न बने, इस बाबत वो सुनिश्चित करेंगे। यानी कि एक अपरोक्ष तौर पे वो कह रहे हैं कि फौज जो है वो वहाँ पे बनी रहेगी। और ये बात भी दुनिया के देशों को नागवार गुजर रहा है और वो ये चाहते हैं कि वो वहाँ से निकले। लेकिन दूसरी अहम बात ये है कि जिस तरीके से जो बंधकों के परिजन हैं उन्होंने लगातार उनको घेरने की कोशिश की है, इससे उनकी स्थिति और ज़्यादा जो है वो एक बुरी परिस्थिति में पहुँचे हैं। और ये भी एक बड़ी वजह है कि वो दूसरी बार गाजा चले गए, क्योंकि फोकस जो है वो युद्ध पर रखना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से 1200 इजरायलियों की हत्या हुई उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक शायद ये वजह है उमा कि बाइडेन का भी खुद उनकी पार्टी जो है डेमोक्रेट्स बिल्कुल लगातार इजराइल को इस प्रकार समर्थन से वो भी कहीं कहीं विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वो भी थोड़ा चुनाव के पहले अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसलिए हमने देखा है कि किस तरीके से जो बाइडेन जो हैं उन्होंने नेतन्याहू को यहाँ तक कह दिया कि अपनी सरकार में बदलाव करें और ऐसी सरकार लेकर आए, मतलब अपने ऐसे सहयोगियों को बदलें जो बिल्कुल धुर दक्षिणपंथी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और कठोर बयान दे रहे हैं। तो अमेरिका में जो अगले साल चुनाव होना है उसके पहले भी अपने आप को रिपोजिशन करना चाहते हैं जो बाइडेन, और इसलिए भी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे फिलिस्तीन के समर्थन में भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं और हजारों हजार के लोग वहाँ की तादाद में लोग वहाँ पर जुटे हैं, तो उनको ये भी देखना है कि अमेरिका में जनभावना जो है वो मानवीय त्रासदी की स्थिति की वजह से उनके खिलाफ न हो जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये युद्ध जो है वो इतनी न फैले कि उसके बाद उसकी जद में हर कोई आ जाए, हर देश आ जाए, क्योंकि ऐसे ही कोविड के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बहुत जगहों पर नहीं है। बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम देखेंगे इजराइल हमास के युद्ध के चलते गाजा और बेथलेहम में नहीं मना क्रिसमस। पूरी खबर ब्रेक के बाद। लगातार चलते इजराइल हमास युद्ध के बीच इस बार जीसस का जन्म स्थान माने जाने वाले बेथलेहम ने क्रिसमस नहीं मनाया। गाजा में युद्ध के साए में शांति की उम्मीद में गिरजाघर में प्रार्थनाएं हुई। ईसाइयों के सबसे पावन माने जाने वाले बेथलेहम में क्रिसमस के मौके पर सन्नाटा रहा। क्रिसमस की सजावट का सामान बेचने वाली दुकानें भी नहीं खुली। हर साल आने वाले सैलानियों का जत्था भी नहीं दिखा। सिर्फ जीसस के जन्म को लेकर एक आर्टवर्क लगाया गया। Christmas right now in different ways with joyful celebrations, lighting of Christmas trees. दुनिया क्रिसमस ट्री पर सजावट कर खुशनुमा उत्सव मना रही है, लेकिन यहाँ क्रिसमस पूरे वक्त ऐसा दिख रहा है। बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है। परिवार जिन्होंने अपना घर खो दिया
ढहे हुए घर। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया फिलिस्तीनियों के दर्द पर ध्यान दे, न्याय मिले, युद्ध विराम हो। The plight of the Palestinians, to our suffering, and for the need and the urgent need for justice in this land, and the very urgent need of a ceasefire. युद्ध के विरोध में जुलूस निकले, फिलिस्तीन का झंडा दिखा। दूसरी तरफ गाजा में मलबे के ढेर के बीच बीता क्रिसमस। इस प्रार्थना के साथ कि शांति लौटे। ये उत्सव बाकी से अलग है। फिलिस्तीनियों के लिए ये दर्द का उत्सव है। 5 दिन पहले मेरी बीवी और बेटी यहीं चर्च के प्रोग्राम में मारे गए। एक स्नाइपर ने उन्हें मार डाला। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो किसी विरोध गुट के नहीं थे। 7 अक्टूबर को 1200 इजरायलियों की हत्या के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के 3 महीने होने को हैं। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली जवाबी हमलों में मारे जा चुके हैं। हमास ने अब भी 120 इजरायली बंधक बना रखे हैं और युद्ध फौरन खत्म होता नहीं दिखता। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। तो सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।